प्यारे बच्चों, ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट 2 का वीडियो है। जैसा कि पहले पार्ट में हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शंस के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोगों ने अल्फ़ा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने कहा कि सबसे कॉमन रिएक्शंस जो होता है वो बीटा एलिमिनेशन होता है, और बीटा एलिमिनेशन को फिर हम लोगों ने कैरेक्टराइज़ किया था अल्फ़ा E1 reactions, E2 reactions and even CB reactions on the basis of reaction mechanism। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे E1 रिएक्शन क्या है। E1 रिएक्शन जहाँ E जो होता है E एलिमिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। तो एक तरह से पूरी तरह से देखा जाए इसको, तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिमॉलिकुलर E1 एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसके डिफिनीशन की बात करें तो द एलिमिनेशन रिएक्शंस which follows the pathway of first order kinetics। फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स का जो पाथवे फॉलो करता है वो आपका E1 रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैनेटिक्स का मतलब ये होता है कि रिएक्शन का जो रेट हो केवल एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, और E1 रिएक्शन compete विथ SN1 रिएक्शन। ये SN1 रिएक्शन को compete करता है। जब आगे के लेक्चर्स में हम लोग SN1 और E1 रिएक्शंस को कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा कि कौन से रिएक्शंस E1 से जाएंगे, कौन से रिएक्शंस SN1 से जाएंगे। बेसिकली यहाँ हम लोग अभी E1 रिएक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की अगर बात करें तो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को जब हम वाटर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो E1 मैकेनिज्म से ये जाता है और 2 मेथिल प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन फॉर्म होता है। ये मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म की बात करें तो 2 स्टेप में ये मैकेनिज्म होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है इसमें। पहला स्टेप जो होता है उसमें ये होता है कार्बन और Br जो बॉन्ड है वो हेट्रोलिटिकली फिजन होता है, हेट्रोलिटिकली ब्रेक होता है, और Br निकल जाता है, जिसकी वजह से प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हमारा बनता है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है Br का निकलना हेट्रोलिटिकली और कार्बोकैटायन का बनना, और यही स्टेप स्लो स्टेप होता है। इसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। यहाँ हमने एक कार्बोकैटायन का हमने शेप थोड़ा सा बता दिया है। कार्बोकैटायन में जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है इसके पास 2, 4, 6 ओनली 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में होते हैं, और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, और एक p ऑर्बिटल खाली होता है, एक p ऑर्बिटल खाली, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ दिखाइए या यहाँ दिखाइए, इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। चार्ज कार्बन पे होता है और खाली p ऑर्बिटल होता है, और इसका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। दूसरे स्टेप की बात करें, दूसरा स्टेप क्या होता है, तो दूसरे स्टेप से पहले हम थोड़ा सा पहले स्टेप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल के बारे में हम बात करें। जैसे पहले स्टेप के थोड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन की बात करें तो हम यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। बात ये आती है, जैसे हम लोग जनरली कहते हैं कि E1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, और जितना स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा उतना ही आसानी से E1 रिएक्शन होगा। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है जो हम दिखा रहे हैं कि चूंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, चूंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए बहुत तेज़ी से इधर ये प्रोसीड करता है। लेकिन एक्चुअली इसका ये जो एक्सप्लेनेशन है वो सेकेंडरी एक्सप्लेनेशन है। हम आपको कोशिश करते हैं इसके प्राइमरी एक्सप्लेनेशन की बात करें कि कैसे Br निकल रहा है और कौन से ड्राइविंग फोर्स हैं जो Br को निकलने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई स्टेबल मॉलिक्यूल या इंटरमीडिएट बनता है तो ये एक चीज़ तो क्लियर है कि कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स, जितना ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स उस इंटरमीडिएट को बनने के लिए लगेगा उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल होगा। चूँकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन काफ़ी स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसका मतलब कोई अच्छा खासा ड्राइविंग फोर्स है जो इसको बनने के लिए ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे। और जनरली हम उस चीज़ को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम यहाँ कोशिश करते हैं आपको बताने के लिए। इसका अगर हम स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा बनाएं, थोड़ा सा हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर लेवल पे हम थोड़ा सा जाएंगे कि कैसे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर हम यहाँ आपको एक्सप्लेन ये करना चाहते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्ट करके इस Br के बॉन्ड को वीक कर रहा है ताकि ये आसानी से निकल जाए। तो जैसा कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और बेसिकली हम लोग जो क्लासेस में पढ़ते हैं वो 3 ही तरह के हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग पढ़ते हैं। और वो होता है कि जब किसी एल्कीन में एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। जब किसी कार्बोकैटायन में एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, या जब किसी कार्बन रेडिकल में, तो ये 3 कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं। एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन इसको हम लोग आगे के रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ब्रॉड होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन लगभग सभी मॉलिक्यूल में पाया जाता है। ये इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगभग सभी मॉलिक्यूल में पाया जाता है। इसको हम एक लाइन में आपको डिफाइन करते हैं कि जब भी कोई भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसी खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करता है, खासकर सिग्मा, यानी जब सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसी खाली ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करता है, भरे हुए ऑर्बिटल से खाली ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके पाई स्टार से इंटरेक्ट करता है, ये खाली और ये भरा हुआ। यहाँ पे इसका सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे और कई तरह के और भी हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं जिसमें सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसी सिग्मा स्टार से इंटरेक्ट करता है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम इसलिए बता दी ताकि यहाँ इसको हम एक्सप्लेन कर सकें आपके सामने। तो यहाँ पे आप देखिए, ये इसका सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है CH बॉन्ड का, और ये CBr बॉन्ड का सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। चूंकि यह खाली है इसलिए यह LUMO की तरह बिहेव करेगा, और चूंकि ये भरा हुआ है इसलिए यह ऑर्बिटल HOMO की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है और वो होता है इसका CH सिग्मा बॉन्डिंग इंटरेक्ट विथ CH सिग्मा बॉन्डिंग इंटरेक्ट विथ सिग्मा स्टार ऑफ CBr बॉन्ड। ठीक, तो यहां इसके बीच में इंट्रैक्शन होता है। इस इंट्रैक्शन की वजह से ये CBr बॉन्ड जो होता है वो कमजोर हो जाता है। अगर इस इंट्रैक्शन को हम बनाएं तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, Br माइनस, ये ऐसे और ये ऐसे, Br माइनस और यहाँ H प्लस। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके सिग्मा बॉन्डिंग और इसके सिग्मा स्टार, CBr के सिग्मा स्टार के इंट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड CBr बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से आसानी से निकल जाता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन के इंट्रैक्शन की बात की है, एक अल्फा हाइड्रोजन। अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3, 3, 6, 3, 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके सिग्मा स्टार को इंटरेक्ट करके
इस बॉन्ड को क्या करेंगे, वीक करेंगे, और इस बॉन्ड को वीक करने की वजह से ये Br आसानी से निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह स्टेप फर्स्ट होने का जो मेन ड्राइविंग फोर्स है, द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज सिग्मा बॉन्डिंग CH एंड सिग्मा स्टार CBr इंट्रैक्शन, और इसी इंट्रैक्शन को हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसी इंट्रैक्शन को हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्टेप के होने की जो वजह है वो ड्राइविंग फोर्स ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, और मैंने आपसे कहा जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव इंट्रैक्शन ये होगा उतना ही आसानी से Br निकलेगा। तो यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव इंट्रैक्शन हो रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव इंट्रैक्शन। कितने इंट्रैक्शन हो रहे हैं, 9 इंट्रैक्शंस। 3 इस अल्फा हाइड्रोजन के कारण, 3 इस अल्फा हाइड्रोजन के कारण, 3 इस अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से ये 9 बार इस बॉन्ड को ये तोड़ रहा है। इसका मतलब ये कि ये बॉन्ड क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी स्लो स्टेप में आसानी से ये ब्रेक कर जा रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंट्रैक्शन है वो हमने समझाने की आपको कोशिश की है कि कैसे Br आसानी से निकल जाता है। यहाँ पे बेस का कोई रोल नहीं होता है, सॉल्वेंट का थोड़ा बहुत रोल होता है, बेस का रोल नहीं होता है, आराम से अपने आप निकल जाता है, और उसकी वजह सिर्फ ये इंट्रैक्शन है। दूसरे स्टेप की हम बात करें, स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में जो कार्बोकैटायन होता है, इसमें से देखिए कितने, ये कार्बन अल्फा कार्बन होता है क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा था, ये बीटा कार्बन हो गया, ये भी बीटा कार्बन हो गया, ये भी बीटा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने कार्बन होंगे बीटा कार्बन होंगे, और जो बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे वो बीटा हाइड्रोजन होंगे। तो ये भी आपका बीटा हाइड्रोजन है। तो इसमें टोटल 9 बीटा हाइड्रोजन है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में जो कि फास्ट स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप में होता क्या है कि जो सॉल्वेंट हम लेते हैं या वाटर, यही बेस की तरह बिहेव करता है, और ये इस बीटा हाइड्रोजन को अपस्ट्रैक्ट कर लेता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ये आपका प्रोपीन बन जाता है, 1 मेथिल प्रोपीन। अब बात ये आती है कि ये स्टेप को अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल पे देखें तो कैसे ये स्टेप हो रहा है, किस तरीके से, वो हम लोग डिस्कस करना यहाँ चाहेंगे कि कैसे ये स्टेप होता है। तो पहली चीज़ ये कि वाटर बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस होता है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है। और यहाँ अगर आप ध्यान दें तो इस बीटा हाइड्रोजन की एसिडिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी एसिडिटी अगर हम सबस्ट्रेट की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ सबस्ट्रेट की बात करते तो यहाँ ये बीटा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बीटा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं, लेकिन फिर भी एसिडिक होता है, इतना एसिडिक होता है कि वाटर आसानी से इसको अब्स्ट्रैक्ट कर सके। और एसिडिक होने की जो वजह होती है वो होती है ड्यू टू -I इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये किस वजह से एसिडिटी बढ़ती है, ड्यू टू -I इफेक्ट एज वेल एज कॉन्जुगेशन।
कैसे ये एसिडिटी बढ़ रही वो हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ सेकेंड स्टेप में आप लोग देखें कि कार्बोकैटायन है, फास्ट स्टेप है और आसानी से बीटा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, यहाँ से वाटर अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वही बेस की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब हमने आपसे बात की कि इसकी हम बात कर रहे हैं इसकी कि कैसे ये बीटा हाइड्रोजन एसिडिक हो जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी इस कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो वह इसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पे एक कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इट मीन्स दैट 33.33% s कैरेक्टर, इसमें 33.33% s कैरेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब s कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसका मतलब ये कार्बन जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा, बिहेव एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और या हम ऐसे कहते हैं बिहेव्स एज माइनस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अब जब माइनस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर टूटने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। यानी इसका जो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट फेवर द ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड। ठीक, एक क्राइटेरिया ये है कि माइनस आई इफेक्ट इसके ब्रेकिंग को फेवर कर रहा है, मतलब इसकी एसिडिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। 10 दैट इज इंक्रीज एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पहली वजह। दूसरी वजह की हम बात करें, दूसरा वजह जो ज़्यादा गवर्न करता है, दूसरा वजह जो है वो ज़्यादा गवर्न करता है और वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है, हम कोशिश करते हैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल डायग्राम बना के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के आपको समझाएं ताकि चीज़ें क्लियर रहें। अब देखिए, इसको अगर हम और अच्छे तरीके से बनाएं तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाया है, जो ये CH सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, और ये आपका वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें होगा क्या कि यहाँ पे चूंकि ये खाली है तो इट बिहेव्स एज लूमो, एंड चूंकि ये भरा हुआ है, ये ऑर्बिटल भरा हुआ है तो इट बिहेव्स एज होमो। और यहाँ इंट्रैक्शन क्या होता है, इसका भरा हुआ ऑर्बिटल इंट्रैक्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल से, यानी सिग्मा बॉन्डिंग ऑफ CH इंट्रैक्ट विथ किससे, वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम से ये इंट्रैक्ट करता है। तो इस इंट्रैक्शन की वजह से इस CH बॉन्ड की ऐसे टूटने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जैसे हम लोग दिखाते हैं ऐसे इस हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग ऐसे दिखाएंगे ना, पॉजिटिव, ये इधर CH2 ठीक, इस तरह से। तो यहां ये क्या कर रहा है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कर रहा है, इस CH बॉन्ड को कमजोर कर रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन, इससे हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन CH बॉन्ड को कमजोर कर रहा है। इसलिए CH बॉन्ड sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन भी एसिडिक इतना हो जाता है कि वाटर मॉलिक्यूल उसको आसानी से
अपस्ट्रैक्ट कर ले। तो बेसिकली क्या है, हमने क्या कहा कि इस बीटा हाइड्रोजन की जो एसिडिटी है, इस बीटा हाइड्रोजन की जो एसिडिटी है या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ क्यों रही है, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट किस वजह से, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडेशन स्टेज में है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इट मीन्स दैट दिस बॉन्ड CH बॉन्ड becomes easily break during the reaction, यानी हाइड्रोजन की एसिडिटी बढ़ रही। दूसरा जो मेजर रोल इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन मेजर रोल प्ले करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे इस बॉन्ड को वीक कर रहा है, जो CH सिग्मा बॉन्ड है, CH सिग्मा बॉन्ड वो इसके वैकेंट p ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करके इस CH बॉन्ड को वीक कर दे रहा है, जिसकी वजह से आसानी से वाटर उसको अपस्ट्रैक्ट कर ले रहा है। तो ये दो स्टेप हमने, दोनों स्टेप आपको बताया, रिएक्शन मैकेनिज्म के दोनों स्टेप, और मैंने ऑर्बिटल लेवल पे आप इन दोनों स्टेप को हमने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में ये दोनों स्टेप होते कैसे हैं। अब देखिए इन दोनों स्टेप में फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चूंकि फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसलिए रेट ऑफ इवन रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। केवल एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। मतलब बेस का रोल यहाँ इस रिएक्शन में, बेस का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रिएक्शन रेट न घटेगा ना बढ़ेगा, केवल इसी बात पे ये डिपेंड करेगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे इवन रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे।